हाँ जी, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हो Day 36 का सेशन नंबर 1 ओनली ऑन द चैम्पियन ईगल। और आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने आज क्या डिस्कस करना है, तो देखो लास्ट लेक्चर में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को डिस्कस कर लिया था। थोड़ा सा उसे रिवाइज करेंगे, देन हम हार्मोनल कंट्रोल इसका सीखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन कौन से हार्मोन्स एक्ट करते हैं। इसको भी हमने थोड़ा थोड़ा व्यू हमने ले लिया था, ब्रीफ व्यू। एंड देन आज हम मैच्योर स्पर्म, जिसे हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तो ये आज का हमारा क्या है, गोल है। स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस से। तो हमें पता ही है स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने एक प्रोसेस है जिसमें मेल जर्म सेल से मैच्योर स्पर्म सेल्स बन जाते हैं। मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनियम होता है, देन क्या है, वो मैच्योर स्पर्म सेल बन जाता है जिसे हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। तो अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमारे पास किससे आएगा, मेल जर्म सेल, जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम। ये डिवाइड करते हैं माइटोटिकली ताकि इनका नंबर क्या है, इंक्रीज़ हो जाए। नंबर इंक्रीज़ होगा एंड देन कुछ स्पर्मेटोगोनियम्स क्या बना लेते हैं, खुद को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। और इनका स्पेशल फंक्शन क्या आ जाता है कि ये मियोसिस परफॉर्म करने लग जाते हैं। ठीक है ना, तो अब ये मियोसिस परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट मियोसिस से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में सेकेंड मियोसिस होगी एंड स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे। स्पर्मेटिड्स से देन क्या होगी, जस्ट डिफ्रेंशिएशन, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। एंड इससे क्या बनते हैं, स्पर्मेटोजोआ। क्लियर है यहाँ तक। स्पर्मेटोजोआ की प्लॉइडी N, स्पर्मेटिड्स की प्लॉइडी भी N, एंड देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की भी प्लॉइडी N होती है, लेकिन जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं उनकी प्लॉइडी क्या है, 2N है। स्पर्मेटोगोनियम की भी प्लॉइडी 2N है। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होना, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। एंड स्पर्मेटोजोआ का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर जाना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। ठीक है, अब यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। ये हमारा पूरा क्या था, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस था। देन अब हमने बात करनी है हार्मोनल रेगुलेशन की, हार्मोनल कंट्रोल की। तो लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, क्या रिलीज करेगा, GnRH। एंड ये GnRH इंटीरियर पिट्यूटरी पे जब एक्ट करेगा तो पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगी, इंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगी, FSH और LH। क्लियर है यहाँ तक बात भी। अब देखो, इन दोनों हॉर्मोन्स ने क्या करवाना है, इन्हें कहते क्या हैं हम, गोनाड्स, गोनाडोट्रोफिन्स। ठीक है, तो गोनाडोट्रोफिन्स है तो किस पे एक्ट करेंगे, गोनाड्स पे। ठीक है, गोनाड्स क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। मेल्स में क्या होती हैं, टेस्टीज, तो टेस्टीज में एक्ट करेंगे। टेस्टीज में भी किस स्ट्रक्चर पे एक्ट करेंगे, FSH एक्ट करेगा सर्टोली सेल्स पे और LH एक्ट करेगा लेडी सेल्स पे। FSH ऑन सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स पे एक्ट करेगा, और LH किस पे एक्ट करेगा, लेडिग सेल्स पे एक्ट करेगा। तो ये बात आपको क्या हो गई है, अब क्लियर हो गई है। देन आप देखो, जो लेडिग सेल्स पे LH एक्ट करेगा वो क्या करवाएगा, वो एंड्रोजेंस रिलीज करवाएगा। क्या रिलीज करवाएगा, एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस में अगर मेनली बात करें तो क्या आ जाएगा, टेस्टोस्टेरोन आ जाएगा।
अब ये टेस्टोस्टेरॉन देखो आप, ये टेस्टोस्टेरॉन क्या है, एक्ट करेगा किस पे एक्ट करेगा, मेल जर्म सेल्स पे, और क्या बनवा लेगा उनसे, स्पर्म्स बनवा लेगा। ये टेस्टोस्टेरॉन है ना, it will act on the male germ cell and इस पे एक्ट करके क्या फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होंगे, एट द एंड स्पर्मेटोजोआ फॉर्म हो जाएगा, मैच्योर स्पर्म। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये तो हमें पता ही था। तो अब देखो, आप कह सकते हो ना कि टेस्टोस्टेरॉन क्या करवा रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करवा रहा है। क्लियर है यहाँ तक बात। अब अगर हम बात करें एफएसएच की, एफएसएच किस पे एक्ट करता है, सर्टोली सेल्स पे। किस पे एक्ट करेगा, सर्टोली सेल्स पे। ठीक है, तो सर्टोली सेल्स पे जब ये एक्ट करेगा, सर्टोली सेल्स पे एक्ट किया तो क्या रिलीज होंगे, कुछ फैक्टर्स रिलीज होंगे, जो किस में हेल्प करते हैं, स्पर्म की मैच्योरेशन में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात। और ये फैक्टर्स रिलीज कब होते हैं, ये स्पेसिफिकली हमें एनसीईआरटी में टाइम दिया हुआ है कि किस प्रोसेस के दौरान रिलीज़ होते हैं। तो ये रिलीज़ होते हैं स्पर्मियोजेनेसिस की टाइम। स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं लिखना है आपने क्या लिखना है, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा मैच्योर स्पर्मेटोजोआ है वो सर्टोली सेल्स में उनका हेड क्या है, एम्बेडेड हो जाता है, वो न्यूट्रिशन ले रहा होता है सर्टोली सेल से। तो उससे पहले क्या हो रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस हुआ। देखो ना, स्पर्मियोजेनेसिस क्या था, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होना। अब जो ये स्पर्मेटोजोआ है, ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अब इसी स्पर्म हेड्स क्या है, सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या है, उस टाइम पे फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए किस टाइम पे रिलीज़ होगा फैक्टर्स, स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस के दौरान। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। अब मैंने एक चीज़ डिस्कस करनी थी, क्योंकि मेरे पास डाउट आया था लास्ट लेक्चर में ही, किसी ने पूछा था, क्वेश्चन क्या था उस बच्चे का, देखो, हाँ जी, क्वेश्चन था कि मैंने आपको बताया था सर्टोली सेल्स को हम क्या कहते हैं, नर्स सेल्स कहते हैं, राइट। तो पूछा क्या था, नर्स सेल्स क्यों कहते हैं। ठीक है, और मेन उनका काम क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान। ठीक है, थोड़ी सी तो हमने बात कर ली कि फैक्टर्स रिलीज करते हैं, एम्बेडेड हो जाते हैं, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। वही चीज़ें एक बार मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो, सर्टोली सेल्स का स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे काम क्या है, काम है कि हर एक स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में किसी न किसी तरीके से हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, एवरी स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में ये हेल्प करता है किसी न किसी तरीके से। फिजिकली स्पर्म का स्ट्रक्चर फॉर्म करवाने में हेल्प करता है, मेटाबॉलिकली हेल्प करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको क्लियर है। सेकंड क्या आ जाएगा, अब कैसे हेल्प करता है वो देखोगे तो आएगा आपके पास, क्या करता है ये, न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करता है।
कैसे हेल्प करेगा? न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करके। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया स्पर्म हेड्स एम्बेडेड हो जाते हैं, तो उस टाइम पे भी क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है। तो न्यूट्रिएंट्स की, नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी करता है। देन क्या है, ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाता है। ब्लड टेस्टिस बैरियर फॉर्म करता है। कैसे? मतलब समझो ब्लड से टेस्टिस के अंदर कुछ सब्सटेंसेस आएंगे, टेस्टिस से ब्लड के अंदर जाएंगे। ठीक है, एंड ब्लड बहुत कुछ हमें पता है रिलीज़ करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो दैट टाइम पे जो ब्लड और टेस्टिस के बीच में बैरियर बनता है कि स्पर्म्स वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, तो सर्टोली सेल्स क्या हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। किस तरीके से? ब्लड टेस्टिस बैरियर फॉर्म करके पूरी चेकिंग होती है अच्छे से कि हाँ ये चीज़ स्पर्म्स को अटैक तो नहीं कर देगी, किसी तरीके से बुरा इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ेगा, बैड इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ेगा स्पर्म्स पे, स्पर्म्स की मोटिलिटी पे, किसी भी चीज़ पे। ठीक है, तो ब्लड टेस्टिस बैरियर बनता है। क्या चेक करता है कि इम्यून सिस्टम जो है वो अटैक ना कर दे। प्रिवेंट्स इम्यून सिस्टम फ्रॉम अटैकिंग। ठीक है, किस पे अटैक करेगा? डेवलपिंग सेल्स पे। डेवलपिंग, कौन से सेल्स डेवलप हो रहे हैं? डेवलपिंग स्पर्म्स। ठीक है, एंड सेकेंडली क्या है, कोई भी जो हम कह सकते हैं फॉरेन सब्सटेंस है वो टेस्टिस के अंदर ना आ पाए, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। देन थर्ड काम क्या है, इनहिबिन को सिक्रीट करता है। इनहिबिन सर्टोली सेल्स पे अगर मैं आपको बताऊं तो टेस्टोस्टेरॉन भी एक्ट करता है और हेल्प करता है उसे फैक्टर्स रिलीज़ करने में एंड एक्सेट्रा जो भी उसका काम है। साथ ही इनहिबिन फिर सर्टोली सेल्स रिलीज़ करते हैं जब एफएसएच और टेस्टोस्टेरॉन एक्ट करते हैं। तो इनहिबिन क्या करता है, ये रेगुलेट करता है द लेवल्स ऑफ पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। मतलब पिट्यूटरी के जो भी हॉर्मोन्स हैं, किन की स्पेशली बात करेंगे, LH और FSH, ये उनको रेगुलेट करता है। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में है तो नेगेटिव फीडबैक दे देगा, अगर ज़रूरत है इनकी तो पॉजिटिव फीडबैक देगा। तो इनके रिलीज़ को रेगुलेट करता है, किस टाइम पे पिट्यूटरी हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट है, किस टाइम पे नहीं रिक्वायर्ड है। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्या है, क्लियर हो गई है। एंड आई होप जिस भी बच्चे ने ये डाउट पूछा था उनका डाउट क्या है, क्लियर हो गया होगा। देन हम अब बात क्या करेंगे, एक और डाउट की। वैसे वो डाउट नहीं था, मैंने आज पढ़ाना ही था, लेकिन किसी बच्चे ने पूछा था तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं वही क्वेश्चन को आंसर कर रही हूँ इस टॉपिक के थ्रू। आज हमने क्या पढ़ना था, मैच्योर स्पर्म के स्ट्रक्चर को पढ़ना था एनाटॉमिकली। ठीक है, कि उसमें क्या कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट है, मॉर्फोलॉजिकली भी पढ़ना था और एनाटॉमिकली भी। तो देखो एक बार, अब स्पर्म का स्ट्रक्चर आप सब ने देखा हुआ होगा। ये रहा स्पर्म का स्ट्रक्चर। इसमें हमारे पास मेन पार्ट्स क्या आ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, आज कौन कौन से पार्ट्स आ रहे हैं हमारे पास, हेड आ रहा है, और हेड में क्या आता है, एक्रोसोम भी हेड का ही पार्ट है। यहाँ पे आप देखो तो एक्रोसोम को हेड के अंदर ही काउंट किया गया है। ठीक है, हेड, देन नेक आएगा, देन मिडिल पीस आएगा एंड देन क्या है, टेल आएगा। क्लियर है, पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पूरे स्पर्म को कवर करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
ठीक है, सबसे पहले तो थ्रू आउट कवर करती है कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अब जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये थ्रू आउट कवर करती है, मतलब कि कहाँ कहाँ पे कवर करेगी, एक्रोसोम को भी कवर करेगी, हेड को कवर करेगी, सारी आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन से है। देन मिडल पीस और टेल को भी कवर करेगी। क्लियर है। देन देखो आप, अगर हम एक्रोसोम से स्टार्ट करें, एक्रोसोम क्या है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है। एक्रोसोम क्या है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है, एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं। किस में हेल्प करती हैं ये एंजाइम्स, हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जोना पेलुसिडा एक लेयर होती है, आप पढ़ोगे, उस पे एक्ट करती हैं, क्योंकि जोना पेलुसिडा हमारे जो सेकेंडरी oocyte होता है उसे कवर कर रही होती है। देन जोना पेलुसिडा से पास करके जाता है स्पर्म एंड फर्टिलाइज होता है न्यूक्लियस, स्पर्म और ओवम का। सो वहाँ पे क्या है, एक्ट करती है कुछ एंजाइम्स के थ्रू, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस आप पढ़ोगे आगे इसी चैप्टर में, ठीक है। एंड देन एक और चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो जो एक्रोसोम है वो क्या है, एक मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी है, क्लियर है। यहाँ तक बात आपको क्लियर है। देन एक्रोसोम से नीचे आ जाओ तो हमें दिखेगा हेड, ठीक है। हेड में क्या है, हेड में हमें कुछ ज़्यादा गिवन नहीं है, जस्ट हमें इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि हेड में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है स्पर्म का। कहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है स्पर्म का, हेड पे न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियस कैसा होता है, एलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है। कैसा है, एलोंगेटेड न्यूक्लियस है, ठीक है। दैट इज़ क्लियर। एंड अब अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्या आ जाता है, हेड से नीचे नेक आएगा। ओके, सो नेक मैंने मेंशन नहीं किया, यहाँ पे रह गया, यहाँ पे आना था नेक, ठीक है। नेक के बारे में अगर हम जानना चाहें तो नेक में देखो आप, नेक का हमें कुछ भी ज़्यादा नहीं गिवन है, लेकिन अगर आपको मैं कुछ बताऊं, क्योंकि अब हमारा जो नीट है उसमें हमें एनसीईआरटी से थोड़ी थोड़ी चीज़ें बाहर की पता होनी चाहिए, ठीक है। चाहे इस बार जो रीनीट हुआ वो बहुत ही इजी आई थी बायोलॉजी, लेकिन फिर भी हमें कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि नाम तो कम से कम मेंशन है ना, तो उसकी डिटेल्स हम खुद पढ़ेंगे, ठीक है। सो नेक में क्या है, नेक में सेंट्रियोल्स होते हैं, एंड इसका काम क्या है, ये कनेक्ट करता है हेड एंड मिडिल पीस को। ओके, सो ये चीज़ भी आपको क्लियर है। अब आगे अगर हमारे पास स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या आता है, मिडिल पीस आता है। मिडिल पीस में क्या है, आप देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। एंड ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो मिडिल पीस को ही हम क्या कहते हैं, एनर्जी चैम्बर भी कहते हैं।
क्या कहते हैं? एनर्जी चैम्बर ऑफ द स्पर्म कहते हैं। लिख लेते हैं हम, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, एनर्जी फॉर स्विमिंग, या फिर आप कह सकते हो मोटिलिटी। ठीक है, एंड ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं? इसे एनर्जी चैम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी चैम्बर ऑफ स्पर्म। ओके, ये चीज़ भी हमें क्लियर है। देन एक बात आपको और पता होनी चाहिए मिडल पीस के बारे में। जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं वो एक स्पाइरल शेप में प्रेजेंट होते हैं, स्पाइरल शीथ कह सकते हो आप। यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ये एक स्पाइरल शेप में प्रेजेंट है। यहाँ पे इस तरीके से स्पाइरली प्रेजेंट है, जैसे आपने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा होगा ना, उस तरीके से स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है, जिस तरीके से अरेंज होते हैं सारे माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ तक भी बात हमें क्या हो गई है? क्लियर हो गई है। देन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्ट क्या है हमारे पास? स्पर्म का लास्ट पार्ट क्या है? टेल। टेल क्या है? अब ये जो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया ने प्रोड्यूस कर दी। ओके, सो मैं खाना खा रही हूँ, ठीक है, मैं कह रही हूँ कि खाना खाने से ना एनर्जी मिलेगी, फिर मैंने ना भागना है। एंड मान लो किसी भी रीज़न से मेरी लेग ही नहीं प्रेजेंट, मतलब मेरी है ही नहीं लेग्स, या फिर आप कह सकते हो कि कोई प्रॉब्लम होगी, मूंछ आ गई, मैं भाग नहीं सकती, ख़राब होगी मेरी पैर या लेग, तो क्या होगा? मोटिलिटी पॉसिबल हो पाएगी? एनर्जी तो है मेरे पास, मैं भाग क्यों नहीं रही हूँ फिर? क्योंकि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? या तो लेग्स प्रेजेंट ही नहीं है, या फिर क्या है, लेग्स में कोई प्रॉब्लम आ गई है, या पैरों में कोई प्रॉब्लम आ गई है, मूंछ आ गई है, कोई भी चीज़। ठीक है, आप क्रिकेट में भी देखते हो कि किसी को इंजरी हो जाए तो क्या है, उनको टीम से फिर बाहर निकाल देते हैं अगर बहुत ज़्यादा मेजर इंजरी हो जाए। माइनर इंजरी से फिर भी कई बार उसे इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, सो अगर मेजर इंजरी हो जाएगी तो मोटिलिटी कम हो जाएगी, या अगर लेग्स ही नहीं प्रेजेंट तो मोटिलिटी ही नहीं होगी। ठीक है ना? तो सिमिलरली टेल का भी यही काम है। एनर्जी तो माइटोकॉन्ड्रिया ने प्रोड्यूस करती, लेकिन मोटिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा? मोटाइल कौन है पार्ट? मोटाइल पार्ट है ये पूरे स्पर्म का क्या? टेल। ठीक है, अगर टेल ही ना हो, टेल सबसे पहली बात है क्या आपको पता होना चाहिए, आपने 11th में चैप्टर में पढ़ा होगा कि फ्लैजिलेटेड मूवमेंट जो प्रेजेंट होती है ह्यूमंस में किसी भी सेल में नहीं होती है, जस्ट एक स्पर्म सेल में होती है। एंड स्पर्म सेल्स में भी वो सिर्फ मेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं, तो फीमेल ह्यूमंस में कोई भी फ्लैजिलर मूवमेंट वाले सेल्स हम नहीं देख पाते। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेल है वो कैसी होती है? फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला होती है, इसे हम कहेंगे फ्लैजिलर मूवमेंट। ठीक है, ये भी बात क्लियर है। अब टेल में कोई भी प्रॉब्लम है तो क्या है, उसकी मोटिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मोटिलिटी इज़ मस्ट फॉर फर्टिलाइजेशन, बिकॉज अगर स्पर्म मोटाइल है एंड उसकी जो स्पीड चाहिए वो स्पीड होगी स्पर्म की, देन ओनली इट विल बी एबल टू फर्टिलाइज विद द एग। क्लियर है? So very essential, very essential for fertilization. Fertilization. Okay, and the tail is the longest part of the sperm. क्या है? Longest part of the स्पर्म है।
आप अब मैंने आपको कहा था कि हम थर्ड चैप्टर को साथ साथ पढ़ेंगे, तो आप आगे जाके इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़ोगे थर्ड चैप्टर में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में। तो इनफर्टिलिटी का एक रीज़न क्या होता है कि जो स्पर्म्स हैं वो उनकी जो मोटिलिटी है वो क्या है, ठीक नहीं है, जितनी रिक्वायर्ड मोटिलिटी है उतनी नहीं है, या फिर नंबर कम हो जाता है स्पर्म्स का, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कईयों में सीज़ कर जाता है, कईयों में स्लो हो जाता है, बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। ठीक है, सो इनफर्टिलिटी के अगर हम रीज़न्स की बात करें तो मेल्स में भी हो सकती है, फीमेल्स में भी हो सकती है, मतलब कि जो इनफर्टिलिटी का कॉज है वो फीमेल भी हो सकती है एंड मेल भी हो सकता है। जस्ट फीमेल को ब्लेम करना इज़ रॉन्ग। ठीक है, सो अगर हम मेल्स में बात करें तो स्पर्म ने ही तो फर्टिलाइज़ करना है, तो अगर स्पर्म में कोई प्रॉब्लम होगी, स्पर्म के नंबर में प्रॉब्लम होगी, देन क्या है, इनफर्टिलिटी कॉज हो जाती है या फिर फर्टिलाइजेशन पावर कम हो जाती है। ठीक है, सो ये मोस्टली होता किन में है, अगर द मैन आर एज्ड, उनमें क्या है, स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाती है या स्पर्म का नंबर कम हो जाता है। बाकी और भी बहुत सारे मेडिकल रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, सो मैं आपको बता रही थी इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी क्या है, किसी भी रीज़न की वजह से कंसीव ना कर पाना, can't conceive, okay, due to any reasons, either in the male or in the female। ठीक है, अगर हम मेल्स की बात करें तो इनमें कौन से रीजंस होते हैं, स्पर्म नंबर इन वन ejaculation या वन, ओके, सो वन ejaculation या copulation लिख लो आप, वन जब एक बार ejaculate किया मेल ने, देन जो स्पर्म का नंबर रिक्वायर्ड होता है अगर वो ना हो, देन क्या है, इनफर्टिलिटी कॉज हो जाती है। ठीक है, तो हमें कितना नंबर चाहिए, कितने नंबर ऑफ स्पर्म्स होते हैं ड्यूरिंग अ क्वाइटस, कितने स्पर्म्स इजेकुलेट करता है मेल, दैट इज़ 200 to 300 million sperms, 200 to 300 million sperms are ejaculated by the male partner during copulation। ओके, सो अगर ये नंबर डिक्रीज़ हो जाएगा तो क्या होगा, स्पर्म्स का नंबर डिक्रीज़ हो जाएगा, बिकॉज हमें पता है स्पर्म्स बहुत सारे तो एग के पास पहुंचते भी नहीं हैं, तो वो पहले ही डिजेनरेट हो जाते हैं, या बहुत से और रीजंस होते हैं जिनकी वजह से सारे स्पर्म्स तो सेकेंडरी oocyte तक, ओवम तक नहीं पहुंच पाते हैं। सो दैट्स वाई 200 to 300 million sperms आर मिनिमम रिक्वायर्ड। सेकेंडली, सेकेंड पैरामीटर क्या हो सकता है कि स्पर्म्स मेल क्या है, इनफर्टाइल हो। सेकेंड हो सकता है रीज़न क्या हो सकता है, शेप एंड साइज, जो शेप एंड साइज है वो नॉर्मल ना हो स्पर्म्स का। ठीक है, तो कितने परसेंट स्पर्म्स का नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, 60%, मिनिमम 60% ऑफ द 200 to 300 million स्पर्म्स में से 60% जो स्पर्म्स है उनका नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए। ठीक है, एंड थर्ड क्या है, मोटिलिटी। एंड
मोटिलिटी के लिए क्या है 40%, एटलीस्ट 40% ऑफ ऑल द स्पर्म्स क्या है विगरसली मोटाइल होने चाहिए, विगरस मोटिलिटी। ठीक है, तो ये हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहले बात तो ड्यूरिंग अ कॉपुलेशन मेल कितने इजैकुलेट करता है स्पर्म्स को, 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स। सेकंड, कितने परसेंट स्पर्म्स की नॉर्मल शेप और साइज़ होनी चाहिए ताकि फर्टिलिटी नॉर्मल हो, दैट इज़ एटलीस्ट 60% स्पर्म्स का नॉर्मल शेप और साइज़ होना चाहिए। अगर ना हो तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंसीव। ठीक है, अगर बहुत ही कम है इसकी परसेंटेज तो वो इनफर्टिलिटी का कॉज हो जाता है। एंड एटलीस्ट 40% क्या होने चाहिए, विगरसली मोटाइल होने चाहिए, मतलब कि उनकी जो स्विमिंग कैपेसिटी है, स्पीड है, वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। दैट इज़ क्लियर। देन हम बात करेंगे कुछ एक्सेसरी डक्ट्स के सिक्रीशंस के बारे में जो क्या है सेमिनल प्लाज्मा फॉर्म करती हैं। ओके, सो सबसे पहले हम रीड ही कर लेते हैं क्या गिवन है हमें। लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म। इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर composed of a head, neck, middle piece and tail. A plasma membrane envelops the whole body of sperm. The sperm head contains an elongated haploid nucleus. कैसा न्यूक्लियस है, elongated, और कैसा होता है haploid, ये तो हमें पता ही है, जो गमीट्स होते हैं वो haploid ही होते हैं। Then the sperm head contains an elongated haploid nucleus, the interior portion. Okay, so मैंने cap like structure acrosome बताया था, कहाँ पे है उसकी position, anterior portion of the head. ठीक है, the interior portion of which is covered by a cap like structure called the acrosome. The acrosome is filled with enzymes that help in the fertilization of the ovum. The middle piece possesses numerous mitochondria which produce energy for the movement of tail that facilitate sperm motility, essential for fertilization. क्या essential है fertilization के लिए sperm की motility? Then the human male ejaculates about 200 to 300 million sperms during a coitus, of which normal fertility, at least 60% of the sperms must have normal shape and size, and at least 40% of them must show vigorous motility. तो यहाँ तक हमारी बात क्या हो गई थी, कवर हो गई थी, एंड अब हमने NCERT भी रीड कर ली है। देन अगर हम आगे देखें तो हमारे पास सेमिनल प्लाज्मा के बारे में अब हमने बात करनी है। पहले NCERT रीड कर लेते हैं। Sperms released from the seminiferous tubules are transported by the accessory ducts. हमें पता ही है, सबसे पहले रेटी टेस्टिस, देन वसा एफरेंशिया, देन एपिडिडाइमस, देन वॉस डेफरेंस, बिल्कुल ठीक, एंड देन इजैकुलेटरी डक्ट क्या है फॉर्म होती है, जो क्या है फिर एट द एंड यूरेथ्रा में एंड अप हो जाते हैं सारे स्पर्म्स, बिकॉज यूरेथ्रा इज़ द यूरिनोजेनिटल डक्ट। सिक्रीशंस ऑफ एपिडिडाइमस, वॉस डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल। तो एपिडिडाइमस हमने एक्सेसरी डक्ट्स में पढ़ा है, एक्सेसरी ग्लैंड्स में नहीं पढ़ा है। वॉस डेफरेंस भी हमने एक्सेसरी डक्ट्स में पढ़ा है, एक्सेसरी ग्लैंड्स में नहीं पढ़ा है, लेकिन ये भी कुछ सिक्रीशंस को ऐड करते हैं एंड कंट्रीब्यूट करते हैं सेमिनल प्लाज्मा में। ठीक है, कौन, एपिडिडाइमस और वॉस डेफरेंस। देन हमारे पास क्या आएगा, सेमिनल वेसिकल, ये तो एक ग्लैंड ही है, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ये क्या है, एसेंशियल फॉर मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म्स। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड के बारे में नहीं मेंशन है NCERT में, तो यहाँ पे क्या मेंशन है, एपिडिडाइमस, वॉस रेफरेंस, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशंस ही क्या है, हेल्प करती हैं स्पर्म की मैचुरेशन और मोटिलिटी में। ठीक है, The seminal plasma along with the sperms constitute the semen. ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सीमेन है उसमें सेमिनल प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, प्लस क्या है, स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं।
The functions of male sex hormone accessory ducts and glands are maintained by the testicular hormones called androgens. तो ये बहुत ही सिंपल सा पैराग्राफ था एंड आई होप दैट वाज सुपर इजी. एक बार मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ. देखो, हमें पता है सीमेन के 2 पार्ट्स होते हैं. क्या? स्पर्म्स. सेकेंड आ गया हमारे पास सेमिनल प्लाज्मा. सेमिनल प्लाज्मा क्या होती हैं? सिक्रीशंस होती हैं. बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हमने पढ़ा था, वो ल्यूब्रिकेशन ऑफ द पेनिस में हेल्प करता है, तो यहाँ पे उसे स्पेशली मेंशन नहीं किया गया. तो सेमिनल प्लाज्मा में किस किस की सिक्रीशंस आ जाएंगी? एपिडिडाइमस और वास डेफरेंस. एक्चुअल में तो एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं, लेकिन इनकी थोड़ी थोड़ी सिक्रीशंस कुछ परसेंटेज में, बहुत थोड़ी परसेंटेज में प्रेजेंट होती हैं सेमिनल प्लाज्मा में. तो एपिडिडाइमस, देन वास डेफरेंस, देन क्या है? सेमिनल वेसिकल, और लास्ट क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड. इनके हमने सारे वो पढ़े हुए हैं कंपोनेंट्स. ठीक है. आयंस कौन रिलीज करता है? कैल्शियम 2 पॉजिटिव स्पेशली. प्रोस्टेट ग्लैंड, राइट. सेमिनल वेसिकल क्या रिलीज करता है? क्लॉटिंग फैक्टर्स कुछ रिलीज करता है ना. प्रोस्टेट ग्लैंड. एंड परसेंटेज भी हमने पढ़ी हुई है ना. 60 to 65 कौन सेक्रीट करता है? 60 to 65% ऑफ द सेमिनल प्लाज्मा या फिर सीमेन क्या होता है? सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशंस होती हैं. ठीक है. ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं. जस्ट आपको ये चीज़ साथ में बताइए कि जो भी एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं और एक्सेसरी डक्ट्स हैं, उनके फंक्शंस को कौन मेंटेन करता है? टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स लाइक एंड्रोजेंस. एंड्रोजेंस में भी मेनली टेस्टोस्टेरोन. तो यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है? सारी क्लियर हो गई है. एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे. लेकिन लेक्चर नहीं ख़त्म हुआ. एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, तो अब उसे डिस्कस तो हमने ज़रूर करना है. सो देखो, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन वाज दिस कि उन्होंने कहा था कि जो मैंने होमोलोगस स्ट्रक्चर्स बताए हैं उनको लर्न नहीं हो रहे. सबसे पहली बात तो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स एनसीईआरटी में वैसे मेंशन नहीं है, लेकिन आपको पता ज़रूर होनी चाहिए. इसीलिए अगर मैं आपको बताऊं तो पेनिस के होमोलोगस क्या था? क्लाइटोरिस. ठीक है ना. पेनिस, क्लाइटोरिस. सेकेंडली हमने कुछ ग्लैंड्स में बात की थी, तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में बात की थी. दैट इज यहाँ तक बात क्लियर. देन एक हमने बात की थी, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड. इधर क्या आ जाएगी? पैरायूरेथ्रल ग्लैंड. ये मैंने वैसे उस दिन भी बताया था, मुझे याद आ गया. सो देखो, बार्थुलिन्स ग्लैंड जो है उसका ही सेकंड नाम, ओके, उसका कोई सेकंड नाम नहीं है, लेकिन बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड
उसका सेकंड नाम क्या है, कॉपर्स ग्लैंड। तो आपको याद होना चाहिए बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और जो बार्थोलेंस ग्लैंड है वो क्या है, होमोलोगस है। मेल्स में बल्बोयूरेथ्रल एंड फीमेल्स में बार्थोलेन ग्लैंड, ठीक है। एंड बल्बोयूरेथ्रल को हम कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, लेकिन बार्थोलेंस ग्लैंड का हमें कुछ एग्जैक्ट नेम और कोई नहीं याद रखना है, ठीक है। सो जस्ट इतनी सी बात आप याद रख सकते हो, क्योंकि हमें बार्थोलेंस ग्लैंड के बारे में भी वैसे तो एनसीईआरटी में कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में मेंशन है कि प्रेजेंट होती हैं। सो दैट्स वाई हमने पढ़ लिया था। पेनिस तो सबको पता है, दैट इज होमोलोगस टू क्लाइटोरिस बिकॉज बोथ आर इरेक्टाइल, ठीक है। देन प्रोस्टेट ग्लैंड, P for prostate, P for paraurethral. Prostate is present in males and paraurethral is in females. And paraurethral gland का ही एक और नाम क्या है, Skene's gland है, ओके। एंड एक और स्ट्रक्चर है जो होमोलोगस है, दैट इज लेबिया मेजोरा। In females it is present, it is a part of vulva, that is the external genitalia. And males में क्या है इसके, होमोलोगस स्क्रोटम, ठीक है। इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी एंड आपको अच्छा भी लगा होगा पढ़ के, आपको समझ आया होगा, आपको याद हुआ होगा सारे कॉन्सेप्ट्स। एंड जल्दी ही कॉन्सेप्ट फाइल्स भी ज़रूर आएंगी, तो आप सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। कोई भी डाउट है वो पूछो, लास्ट लेक्चर्स में डाउट्स आए थे, मैंने ज़रूर रिप्लाई किया है, ठीक है। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।